अब ध्यान से सुनो, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता क्या है बताएगा कोई? इक्विलिब्रियम क्या होता है? ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इक्विलिब्रियम मेरे दो तरीके के होते हैं, ध्यान से समझना। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम में दो तरीके के हैं, एक स्टैटिक, ध्यान से समझना, और एक डायनामिक। ठीक है, एक स्टैटिक और एक डायनामिक, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मैंने पानी रखा, पानी भर के रख दिया ग्लास में, बस मैं उसको देखता रहूं, देखता जाऊं, देखता जाऊं, क्या होगा, वहीं पे पड़ा है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो मेरा क्या है, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे है। मतलब क्या हो गया, वो कुछ भी नहीं हो रहा उसके अंदर, जैसा है वैसा का वैसा पड़ा है, लेवल भी, हर चीज उसकी प्रॉपर्टी वैसी की वैसी है। अब मान लो यहाँ पर बॉल है मेरे, ठीक है, बॉल है, वो वाली बॉल लगा लो, या ये वाली मान लो, इनको दिखेगी नहीं, मैं उस पर धक्का मार रहा हूँ, ठीक है, उधर से कोई रूम से उस पर धक्का मार रहा है, क्या बॉल हिलेगी? नहीं हिलेगी। तो क्या हो गया, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बॉल तो वैसे के वैसे खड़ी है, कुछ भी चेंज हुआ ही नहीं। वो कैसा इक्विलिब्रियम होता है, स्टैटिक। ठीक है, हमारे लिए स्टैटिक इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, कुछ हो ही नहीं रहा, हम क्या करें, इसको डांस करें इसको देख के, तो कुछ भी नहीं होगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। डायनेमिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सारा इसी में इसके ऊपर ही पढ़ना है। पहले मैं समझाता हूँ डायनेमिक होता क्या, ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पर मान लो मेरा वाटर टैंक है, ठीक है, वाटर टैंक है, यहाँ पर मैंने भरने के लिए ना एक वाटर टैप लगा दी, ठीक है, वाटर टैप है, ठीक है, वाटर टैप है, मैंने यहाँ पर पानी भर रहा हूँ, ठीक है, और ये पानी मान लो 1 लीटर पर सेकंड के उससे आ रहा है, यूनिट पे मत जाना, सोच रहे हो 1 लीटर पर सेकंड, 1 लीटर पर सेकंड हमने हाइपोथेटिकल मान लिया। एक बात बताओ, थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है, भर जाएगा और वो बाहर आ जाएगा, हमारे घर की घंटी बजने लग जाएगी, पानी भर गया है, पानी भर गया है, ऐसे होने लग जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरी हाइट कॉन्टिन्यूसली चेंज होती जा रही है, तो मतलब होता चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने खोल कर दिया, छोटू सा होल किया, ठीक है, तो छोटू सा होल किया, वहां से मान लो 0.5 लीटर पर सेकंड की स्पीड से पानी निकल रहा है। अब मुझे बताओ, वहां से आस पड़ोसी में से कोई जा रहा है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है पूरी, अगर यहाँ से अब मैं देखूंगा, क्या मेरा पानी का लेवल बढ़ेगा अभी भी? बताओ, चेंज होगा, मतलब बड़ा छोड़ो, चेंज होगा लेवल, होगा, क्यों? क्योंकि ये ऊपर से बहुत स्पीड से आ रहा है और ये आधी की स्पीड से बाहर निकल रहा है, मतलब क्या हो गया, एक बंदा जा रहा है, दो बंदे अंदर आ रहे हैं, तो मेरा हाइट बढ़ती जाएगी। अब मैंने क्या किया, 1 इसकी जगह इसको 1 नहीं कर दिया, ठीक है, इसका डबल कर दिया 1। अब मुझे बताओ, थोड़ी देर बाद क्या होगा, यहाँ पर पानी का लेवल कांस्टेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, इतना बाहर जा रहे, दो बंदे बाहर जा रहे, दो बंदे अंदर, दो बंदे बाहर, दो बंदे अंदर, तो क्या हो रहा है, मेरी हाइट वैसी की वैसी रहेगी। अब मुझे लेकिन एक बात बताओ, क्या यहाँ पानी अंदर नहीं आ रहा, क्या पानी बाहर नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी मेरा इक्विलिब्रियम अटेन हो रखा है, मतलब हाइट अटेन हो रखी है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, ऐसा नहीं है कि बंदों का एंट्री बंद हो गई, ये नहीं है कि बंदे वहां पर रुक गए, ये हो रहा है कि दो बंदे आ रहे हैं, दो बंदे निकले जा रहे हैं, दो बंदे आ रहे हैं, दो बंदे निकले जा रहे हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, प्रोसेस हो रही है दोनों, लेकिन हमारी दोनों बराबर रेट से हो रही है। अगर दोनों का रेट बराबर हो गया तो मेरा क्या हो जाएगा, वो इक्विलिब्रियम, और वो कौन सा हो जाएगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ गए इतनी बात, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लो सबसे पहले, इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, ये तो समझना था, कोई पूछेगा नहीं, इक्विलिब्रियम क्या होता है, डेफिनेशन लिख लो, पूछेगा तो ये भी कोई नहीं, लेकिन लिख लेते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या लिख लो, द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, द स्टेट ऑफ द सिस्टम at which its measurable properties, at which its measurable properties like जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, मोल्स, डेंसिटी, मतलब कुछ भी जो हम मेजर कर सकते हैं, बिकम्स कांस्टेंट, कैसी हो जाए, कांस्टेंट। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, एक और बात, इंपॉर्टेंट बात है, मैंने तुम्हें बताया ना, एक स्टैटिक होता है और एक डायनेमिक होता है। ठीक है, डायनेमिक आगे दो टाइप के हम पढ़ते हैं, ठीक है, एक होता है केमिकल और एक होता है फिजिकल। हम इसकी क्लासिफिकेशन को पढ़ नहीं रहे क्योंकि आगे एक और क्लासिफिकेशन करेंगे, बस मैं ये बता रहा हूँ, ये दोनों जो एग्जाम्पल है वो मेरे डायनेमिक के पार्ट है, समझना था, इसको भूल जाओ। अब ध्यान से सुनना, मेरी जो प्रोसेस होती है या रिएक्शन मान लो, केमिकल रिएक्शन मान लो, दो टाइप की होती है, सबको पता है कैसी होती है, एक रिवर्सिबल और एक क्या होती है, इरिवर्सिबल, सबको पता ही है ये तो। ठीक है, तो अब
जो रिवर्सिबल होती है और एक इरिवर्सिबल। सबसे पहले बात करते हैं इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल से क्या होती है, वो एक ही डायरेक्शन में चलती जाएगी। अगर मतलब क्या हो गया, अगर मुझे तुम्हारी तरफ आना है तो मैं आगे की तरफ चल रहा हूँ और चलता जाऊंगा। और मेरी रिवर्सिबल क्या है, मैं आगे गया पीछे गया कंफ्यूज होता जा रहा हूँ, और वो मेरी कैसी बन गई, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या होता है, ये कैसी होती है, पॉइंट लिख लेना, यूनिडायरेक्शनल, मतलब कि एक ही डायरेक्शन की, मतलब इसका एक ही होता है, अर्जुन की तरह निशाना, बस। किसकी ये आंख होती थी, वो मछली की आंख, मतलब कि बिल्कुल फोकस है, एक ही डायरेक्शन में चलना है, मुझे कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन रिवर्सिबल कैसे होती है, बाय डायरेक्शनल, इसका कोई वजूद ही नहीं है, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, सोचती रहती है बेचारी, और रिएक्शन पूरी कभी कर ही नहीं पाती है वो। ठीक है, तो ये मेरी कैसे हो गई, बाय डायरेक्शनल, ये हो गई यूनि डायरेक्शनल। अब एक बात बताओ, अगर ये बाय डायरेक्शनल है और वो यूनि डायरेक्शनल है, तो ध्यान रखना, ये एक ही तरफ जा रही है, इसका फोकस क्या है, अर्जुन की तरह मछली की आंख, तो मतलब क्या हो गया, ये गोज फॉर कंप्लीशन, ये कंप्लीशन की तरफ जाएगी। ठीक है, वो रेस जीतना चाहेगी, गोज फॉर कंप्लीशन, मतलब क्या, इसका मकसद क्या है, मैं कंप्लीट हो जाऊं, बाकी जाए भाड़ में, मुझे तो कंप्लीट होना है। और ये नेवर गोज फॉर कंप्लीशन, नेवर गोज फॉर कंप्लीशन। अब मजेदार बात है, इसको नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ूं। बोलो। जैसे आपने डायनामिक्स में ना जब समझाया था कि जैसे अगर हमने टूटी खोल दी तो पानी भरे जा रहा है, अब वो निकलेगा, और आपने यहाँ पे लिखवाया कि जो टेम्परेचर, प्रेशर और मोल्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। वो तो एग्जांपल दिया था टैंक वाला कि इक्विलिब्रियम, हमें केमिकल इक्विलिब्रियम की जनरल बात करेंगे। मोल्स भी तो कहाँ बढ़ रहे हैं, एक बार जब इक्विलिब्रियम आ गया, जो जितना पानी निकल रहा है उतना डल रहा है, मोल्स तो उसके अंदर बराबर हो गए ना। इक्विलिब्रियम थोड़ी है वो तो इरिवर्सिबल प्रोसेस अभी चल ही रही है, इक्विलिब्रियम पर होगी ना वो चीज। इक्विलिब्रियम होता है जब मेरी सारी चीजें कांस्टेंट हो जाए। अब एक पॉइंट पर मेरी हाइट कांस्टेंट होगी, मतलब क्या हो गया, पानी के मॉलिक्यूल्स अब कांस्टेंट हो गए, जितने जा रहे हैं उतने आ रहे हैं, तो मोल्स कांस्टेंट ही हो गए। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा प्रोसेस जब होगा इक्विलिब्रियम तब मेरी कांस्टेंट होगी, ये नहीं पूरी प्रोसेस में, फिर वो इक्विलिब्रियम ही कैसा रहा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक मिसकंसेप्शन तुम्हारी बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब इधर ये नोट कर लिया ना, अरे अब इधर ध्यान से देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं, मान लो मेरी A गिविंग B प्लस C है, या A प्लस B लगा लो, B प्लस A गिविंग C प्लस D, कुछ भी मान लो, या C। ठीक है, अब मान लो मैंने ये लिए 10 मोल, ये मैंने लिए 5 मोल। ठीक है, अब गोल्स फॉर कंप्लीशन मतलब क्या होगा, एक ही रास्ते में चलेगी, तो मतलब क्या होगा, लगभग सब कंप्लीट हो जाएगा, मतलब यही हुआ ना। तो ये ना मान लेना कि ये मेरे दोनों खत्म हो जाएंगे और ये मेरे बन जाएंगे कुछ। गोल्स फॉर कंप्लीशन का मतलब है जितनी उसकी औकात है, इसकी औकात कितनी है खत्म होने की, कि ये पूरा खत्म हो जाए 5, तो ये फिर भी बचेगा। मतलब ये ना सोच लेना कंप्लीशन मतलब कि भाई जो भी अपना उड़ा दो, उसका मतलब है जितनी उसकी औकात है। औकात कितनी है कि भाई मैं 5 से तो 5 ही रिएक्ट कर सकता हूँ, ये तो मेरा बचेगा ही बचेगा। रिएक्ट करने के लिए जब ये बचा ही नहीं तो मेरी रिएक्शन थोड़ी हुई, इस बात का ध्यान रखना। गोल्स फॉर कंप्लीशन का मतलब कहाँ गया, गोल्स फॉर कंप्लीशन का मतलब ये ना लगा देना कि सब कुछ निपट जाएगा। ठीक है, जो हमने रोटी सब बनाया, सब जगह सब निपट जाएगी, हमारी रिएक्शन मतलब उतनी हो पाएगी जितनी वो कर सकता है। ठीक है, मतलब गोज फॉर कंप्लीशन। और एक और बात ध्यान से सुनो, एक चीज नोट बना के देख लो, नोट बना के, कि जो मेरी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ठीक है, कोई भी प्रोसेस मेरी 100% इरिवर्सिबल नहीं होती। ठीक है, नो प्रोसेस इज 100% इरिवर्सिबल। हाँ जी बोलो। विजिबल नहीं है, क्या करूं फिर, ये विजिबल नहीं है, ये विजिबल नहीं है, ये वाली चीज ना, इसको तो, ये तो पहले ही पार्ट था ना। अच्छा कैमरा आ रहा है, थोड़ा सा उधर हो जाओ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, या यहाँ पर स्टूल लगा के बैठ जाओ, तो यहाँ पर भी तो 4 बैठे, भाई तुम भी बैठ ही जाओ। अब ये बैठे तो भाई तुम भी बैठ जाओ। क्या कोई नहीं, क्या हुआ, कोई नहीं, तो तुम्हें भी उठाऊंगा फिर 4 में से 1 को। ठीक है, तो ध्यान से समझना, कोई भी मेरी प्रोसेस, शांत, कोई भी मेरी प्रोसेस 100% इरिवर्सिबल नहीं है। मतलब क्या हो गया, हम बोल देते हैं, मान के चलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन अगर नेचर में 100% ढूंढे ना तो कोई भी नहीं है। एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत बेहतरीन सा एग्जांपल है, ध्यान से देखना। मेरा वाटर जब वेपराइज होता क्या सबको पता है, अगर मेरा वाटर वेपराइज होता है हमारा, हम बोलते हैं ना कि इक्विलिब्रियम पे आ गया, कुछ ऐसे बात करते हैं ना थोड़ी बहुत। ठीक है, जो तुम बोल रहे थे ना उसमें वाटर वाला पार्ट नहीं हुआ, गैसियस में लिक्विड स्टेट वाला, वो यहाँ पर कवर हो जाएगा, इसलिए वहां नहीं किया था। जब मैं बोलता हूँ यहाँ पे मेरा पानी है, ठीक है, यहाँ पे मेरा पानी है,
थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये इवेपोरेट होता है, ठीक है, ऊपर जाने लगता है ये, ठीक है। जब ऊपर जाने लगता है, यहाँ पर क्या होता है, बहुत भीड़ चाल है तुम्हारी तरह, तुमने सोचा भाई ऊपर चलते हैं, ऊपर तो भाई खाली जगह, अलग रूम है, आराम से रहेंगे, तो सबने सोचा मैं ऊपर आ जाऊं, ठीक है। फिर भीड़ चाल तो तुम सब करते ही हो, जैसे जैसे ऊपर आ रहे हो, जैसे ऊपर आए ऊपर आए ऊपर आए, धीरे धीरे मेरे ऊपर जाते जा रहे हैं, ठीक है, मतलब कि पानी कम होता जा रहा है। फिर एक पॉइंट पर क्या हुआ, जब ऊपर इतने लोग हो गए, जब इतने लोग हो गए भाई, अब तुम्हें पता है भीड़ बल्कि नीचे कम हो गई है, जिस चक्कर में तुम ऊपर गए थे, सारे बच्चे सोचे ऊपर भीड़ कम होगी, अब वहां पर क्या होगा, ये इतनी पास पास आ जाते हैं, इतनी पास पास आ जाते हैं कि अब इनमें इंटरेक्शन होने लग जाते हैं, मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट तो करेंगे, तो जब इंटरेक्ट करेंगे वापिस ड्रॉपलेट बन के नीचे गिर जाते हैं, तो इसी प्रोसेस को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग में मेरे जो लिक्विड था उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही थी, कम, वेपर की क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। एक टाइम ऐसा आएगा जब लिक्विड अभी भी ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं है कि बंद हो गया ऊपर जाना, ये मतलब नहीं है कि बच्चे आने अंदर बंद हो गए, वो अलग बात है कि अब वो बाहर निकलना भी स्टार्ट हो गया। मतलब क्या हो गया, ये ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे वाले ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे, नीचे वाले ऊपर, मतलब ये प्रोसेस चलती रहेगी, मेरी कंसंट्रेशन अब कांस्टेंट ही रहेगी, उसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहां से समझिए क्या होता है। अब अगली हेडिंग डालो, अभी बताता हूँ, 2 मिनट, धीरे धीरे पहुंचेंगे ना उधर। अगली बात लिखो, उसका पॉइंट वहां पर हमारा रह गया था एक, ध्यान रखना, यहां तक ये लिख लिया था ना, इसका थर्ड पॉइंट लिख लो, ये हमेशा क्लोज्ड कंटेनर में हम करते हैं, रिवर्सिबल, ऑब्वियस ही बात है। अब मान लो, ठीक है, मेरी बात सुनो, अगर मैंने सोचा, मैंने क्या सोचा, ए और बी को रिएक्ट करवाता हूँ, ए और बी को, और मुझे ये सीओडी देते हैं, ठीक है, मैंने ऐसा सोचा था ए और बी सीओडी देते हैं, मैं सोचा तो रिवर्सिबल है, मैंने ए और बी को कहा भाई तुम मिलो, उन्होंने सीओडी प्रोड्यूस किया, सीओडी प्रोड्यूस किया, बेचारे को हमने ओपन छोड़ दिया, ओपन छोड़ दिया, सीओडी गायब, उसको ढूंढने कौन निकलेगा, मैं तो नहीं निकलूंगा, तुम निकलोगे तो निकल जाना, तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, सीओडी गायब, अगर सीओडी नहीं बचे तो वापिस ये ए और बी कैसे आएगा, ऑब्वियस ही बात है, जिनको मुझे पकड़ के वापस जुड़वाना था वो ही भाग गए, तो अगर वो वापस मिलेंगे नहीं तो मेरा ए और बी बनेगा ही नहीं, तो मतलब क्या हो गया, रिवर्सिबल प्रोसेस हमेशा क्लोज कंटेनर में होगी, समझ गए। तो ये वाली तो इरिवर्सिबल, तो तुम कोई भी हो सकते हैं, क्लोज में भी और उसमें भी, रीजन बताता हूँ कौन से। इसका एग्जांपल क्या लिखोगे, कोई भी एग्जांपल लिख लो, जैसे CaCO3 है, ठीक है, ये सॉलिड होता है, ठीक है, जब ये रिएक्ट करता है मुझे क्या देता है, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, ध्यान रखना ये क्लोज कंटेनर में करवा रहा हूं मैं, तो क्या होगा, ये टूटेगा, ये दोनों बनाएगा, फिर जब वो बढ़ जाएंगे फिर वापस जुड़ के ये बना देगा, ऐसे प्रोसेस चलती ही रहेगी। इसका एग्जांपल लिख लो इस वाले के, तुम्हारा क्या फायदा होता है यहाँ पर आने का और घर से पढ़ने का है, तो उनका भी यही मन होता है ना कि भाई ऊपर खाली जगह हम भाग जाए, हम ओस्मोसिस वगैरह क्यों पढ़ते हैं, वेले पहले वहां जाते हैं फिर यहाँ आते हैं, भागते रहते हैं, ठीक है भाई, उनका भी मन ललचाता है कि भाई खाली जगह पे जाऊं, मैं आराम से जीऊंगा जिंदगी, खुले आराम से बैठूंगा, जैसे तुम अलग अलग रूम में बैठते हो, एक रूम में एक बच्चा, कि भाई कोई और ना आ जाए, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इसमें लिख लेना एग्जांपल, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, ये मेरी इरिवर्सिबल का एग्जांपल है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ये मेरा एग्जांपल है इरिवर्सिबल का, और मैंने अभी तुम्हें क्या बताया था, 100% ये भी नहीं है, ये 99.9%, मतलब डिटोल की तरह 100% तो कोई भी नहीं है, ठीक है, तो इसके एग्जांपल हो गए ये। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तुम्हें आती है, कौन सी होती है, एसिड प्लस बेस गिविंग, वो कर दो, ठीक है। प्रेसिपिटेशन का एग्जांपल दे दो, बोलो AgCl वाला लिख दो, जिसमें AgCl बनता है, वो हमें रिएक्शन नहीं, हमें बस समझना है कि ये दोनों एग्जांपल किसके हो गए। और एक और एग्जांपल हो सकता है, अगर मैं इसी रिएक्शन को ओपन में कर दूं, क्या होगा, ये जो मेरी ये रिएक्शन थी इसको ओपन में कर दूं, CO2 उधर भाग जाएगी, उसको पकड़ने कौन जाएगा, तुम भी नहीं जाओगे ना मैं जाऊंगा, तो कैसी हो जाएगी, इरिवर्सिबल। मतलब अगर मैं इसी रिएक्शन को ओपन कंटेनर में कर दूं, वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, इरिवर्सिबल का, ठीक है। अब अगली बात पर ध्यान आते हैं, दो पीछे करूं, अगर क्लोज कंटेनर नहीं होगा CO2 भाग जाएगा, ठीक है, गोली हो जाएगा एकदम, गोली हो गया तो ये इससे मिलेगा नहीं, ये नहीं मिलेगा तो बैकवर्ड रिएक्शन नहीं आएगी, बैकवर्ड नहीं आएगी तो रिवर्सिबल नहीं होगा, तो इरिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अगली हेडिंग डालो, ये बस आज तो बेसिक इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, अगर मैं इक्विलिब्रियम को पार्ट 2 आ गए, ठीक है, जो मैं क्लासिफिकेशन करना था, नॉर्मली हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात ही कर रहे हैं, इसके अंदर ही घुस गए, ठीक है, तो मटेरियल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो कैसा होता है, एक फिजिकल इक्विलिब्रियम
और एक मेरा केमिकल हो गया। ठीक है, बस 2 मिनट रुको, उसके बाद ये स्टार्ट होने वाला है चैप्टर। अभी तो बस हम वर्ड्स की बात ही कर रहे हैं। एक फिजिकल हो गया, एक केमिकल। फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जैसे एग्जांपल ही देख लो, H2 लिक्विड है, वो किस में जा रहा है, गैस में। तो यहाँ पर क्या मेरी रिएक्शन हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, बस फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। तो किसका एग्जांपल हो गया ये, फिजिकल इक्विलिब्रियम का। अगर मैं एग्जांपल ले लूं यही वाला जो भी हमने लिया था, या ये ले लो 2HI गिविंग H2 प्लस I2, इसमें मेरा क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन ही हो रही है। तो एग्जांपल किसका हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम का। डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, मतलब पता होना चाहिए। जहां पर मेरा इक्विलिब्रियम हो रहा है फिजिकल स्टेट्स के बीच में, और जहां इक्विलिब्रियम हो रहा है मेरी केमिकल रिएक्शन के बीच में। ठीक है सर कई बार बड़े छोटा एरो नहीं आता, क्या हुआ बताऊंगा आगे, वो हमारे लिए चैटरली प्रिंसिपल आएगा तो। ठीक है, वहां छोटे भाई बड़े भाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बता दो एक बार। तुम चुप, इनसे पूछ रहा हूँ। केमिकल इक्विलिब्रियम जहां पर इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शन में हो, सिंपल है, मतलब जहां रिएक्शन हो रही हो वो बस केमिकल इक्विलिब्रियम। लिखना है क्या, इसमें लिखो क्या, लिख लो, लिखना है तो लिख लो जिसने लिखना है। इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल चेंज, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल चेंज। हाँ और वहां क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज। बस अब हमारा ये ऊटपटांग चीजें खत्म होने वाली है, बस हम मेन मुद्दे पे आने वाले 2 मिनट बाद। जहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है वो हमारा केमिकल ही होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। हाँ तेजस, यस 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 यस, एक बात ध्यान से सुनना। अगर मैं तुम्हें बोलूं मैं कार्बन ग्रेफाइट है, ठीक है, ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो कैसा चेंज होगा, फिजिकल केमिकल। तो ये इसको हम फेज इक्विलिब्रियम बोलते हैं जनरली। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी फेज चेंज, तो वो फिजिकल का ही पार्ट होता है। लिख लो, फेज इक्विलिब्रियम इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, फेज इक्विलिब्रियम को भी हम फिजिकली मान के चलते हैं। लिख लो, एलोट्रोप है ना। फेज इक्विलिब्रियम इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। लिख लिया, चलो आगे बढ़ते। देखो हमने बेसिकली स्टार्ट करेंगे फिजिकल नहीं केमिकल से, क्योंकि केमिकल ही सबसे इंपॉर्टेंट है, फिजिकल तो एक दिन में हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। बस हमने एंट्री मार ली चैप्टर में। तो ध्यान से देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम 2 तरीके के, आगे फिर से। ठीक है, एक होमोजीनियस होता तो कुछ भी नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए, और एक हेट्रोजीनियस। एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। तुम ही बता दो होमोजीनियस क्या कौन सा होगा, बोलो कैसा। होमो, होमो मतलब जिसमें सेम हो, तो लिख लो इक्विलिब्रियम, या स्पीशीज, ऐसे लिख लो, स्पीशीज इन्वॉल्व, स्पीशीज इन्वॉल्व हैव सेम फिजिकल स्टेट, स्पीशीज इन्वॉल्व हैव सेम फिजिकल स्टेट, स्पीशीज इन्वॉल्व हैव सेम फिजिकल स्टेट। और उसमें क्या हो जाएगा, उसमें क्या होगा, डिफरेंट स्टेट, उसमें डिफरेंट हो जाएगा। लिख लो, टू 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 डिफरेंट। एग्जाम्पल बता दो मुझे इसका, होमोजीनियस का कोई भी बताना, तुम बता दो एग्जाम्पल, कोई बताएगा अपने माइंड में जो भी आ रही हो, बताओ। ठीक है वंशिका, ओके ओके, मुझे बता दो होमोजीनियस रिएक्शन का कोई एग्जाम्पल दे दो मुझे, बोलो। सिंपल है, अमोनिया बना लो, N2 प्लस 3H2, वो लिक्विड में हो जाएगा ना, जनरली तो लिक्विड बनता है। अगर गैस मेंशन कर दोगे फिर हो सकता है। ठीक है, अगर तुम यहाँ पर उसको बोल दो भाई तू गैस ही रहेगा, तो वो गैस बन गया, फिर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेशन। अगला एग्जांपल क्या है, हेट्रोजीनियस का कौन सा हो जाएगा, वही ले लो, CaCO3 सबसे ज्यादा यही यूज होगा। ठीक है, किस में टूटेगा, CaCO प्लस CO2, ये सॉलिड ये गैस, ये मेरा कैसा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। ठीक है, हाँ बेटा बहुत सारे, दुष्यंत सही है, बहुत सारे हो सकते हैं हमारे जो इस चैप्टर में हम जिनसे डील करेंगे कि ये होगा
सबसे ज्यादा यूज होगा। एक जो मैंने अभी पीछे लिखवाया था 2HI वाला, गिविंग H2 + I2, बार बार ये यूज होंगे इस चैप्टर में। तो क्योंकि हम स्टडी जिनकी करते हैं हम उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं जनरली, ठीक है। तो इसमें ये यूज होगा, इसमें तो ये यूज होगा इकलौता। PCl5 वाला भी हो सकता है इसमें, गिविंग PCl3 + Cl2, ठीक है, वो तो एक ही बात होगी। अब हमारा सारा ये तड़का तुड़का बन गया, अब आओ मेन मुद्दे पर, ठीक है। अब मेन मुद्दे पर आते हैं, इसको नोट करो, 1 मिनट ले लो। क्या हो गया, क्या हुआ, HI, ये तो सॉलिड होता है ना, फिर ये इसका नहीं है, इक्विलिब्रियम की बात है, इसको हटा देना, वहां लिख देना इसको, क्योंकि सॉलिड होता है HI। हाँ, बस डिपेंड करेगा इस स्टेट पर, तुम यहाँ स्टेट क्या ले रहे हो। अगर स्टेट तीनों की सेम है तो सेम होमोजीनियस, वरना हेट्रो। अब हमारा सारा ये थ्योरी वाला पार्ट खत्म, अब समझने की बारी है, ठीक है। इसको मैं रब कर दूं, चलो लिख लो पहले, ठीक है, कर लिया। चलो अब इंटरेस्टिंग बात आने वाली है, अब ध्यान से सुनना। देखो, एनालिसिस ऑफ रेट, एनालिसिस करेंगे अब हम, ठीक है, एनालिस्ट बन जाएंगे अब। एनालिसिस ऑफ इक्विलिब्रियम, ऐसा मान लो। ध्यान से समझना, ये इंटरेस्टिंग खेल है, समझने वाली बात है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेट एनालिसिस। ये ना सोच लेना मैथ्स करने लग गया कुछ, ये अच्छी चीज है समझने के लिए, ठीक है। रेट एनालिसिस, तुम मुझे बताओ, मान लो मैंने ए और बी लिए, ठीक है, ए और बी, ठीक है, वो क्या बनाएंगे, मान लो C + D। मैं 1 स्टोइकियोमेट्री लेके चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, स्टार्टिंग में मेरे कंटेनर में क्या क्या होगा। अब मैंने इस कंटेनर में A डाल दिया, B डाल दिया, मुझे बता दो स्टार्टिंग में कौन कौन है, A और B। अब मुझे बता दो A और B स्टार्टिंग में मैक्सिमम होगा, ऑब्वियस सी बात है। और एक बात बताओ, जितना वो ज्यादा होगा उतना रेट ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं ज्यादा सामान डालूंगा तो एक दूसरे से ज्यादा उनका टकराव होगा, टकराव होने से तो रिएक्शन होती है, ठीक है, कोलिजन होती है। तो अब ध्यान से समझो, अगर मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन देखूं, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगी इनकी कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम। अगर कम होती जा रही है, तुम बताओ, और कम हो रही है तो रेट भी कम होता जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। जैसे जैसे मेरी रिएक्शन प्रोसीड होएगी, ठीक है, प्रोसीड हो रही है टाइम के साथ, ये मेरा टाइम चलता जा रहा है, ठीक है, जैसे जैसे ये मेरा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और उसके साथ उल्टा होगा, बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्टिंग में कितना है, 0, ऑब्वियस सी बात है, बना ही था तो कहां से, जब बना ही नहीं। फिर जब मैं धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होगा, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा COD का स्टार्ट हो जाएगा, भाई वो जाग जाएंगे, भाई जागो ग्राहक जागो, और वो वापस पीछे की तरफ आने लग जाएंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी रेट भी बढ़ता जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है, मतलब कि किसी भी चीज का जितना ज्यादा अमाउंट होगा रेट ज्यादा होगा, ठीक है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर 100 बच्चों को बिठाता हूँ, ठीक है, तो तुम्हारा शोर का रेट कितना तेज हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 बच्चे बैठेंगे उनको तो मैं सीधा करके बिठा दूंगा, 100 के लिए मुश्किल हो जाती है। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली बनाना चाहूँ, ध्यान से समझना, ग्राफिकली यहाँ पर ये मेरा किसका रेट है, बोलो, देखो ये बताओ रेट फॉरवर्ड क्या, ध्यान से सुनो दोबारा। स्टार्टिंग में मेरे कंटेनर में, दोबारा सुनो, स्टार्टिंग में मेरे कंटेनर में खाली A और B होंगे, ऑब्वियस सी बात है, जब अभी रिएक्शन हुई नहीं है। तो जब A और B होंगे, जब वो आगे रिएक्शन चलाना चाहेंगे तो उस टाइम पर वो मैक्सिमम होंगे कि भाई हम तो राजा हैं, हम सबसे ज्यादा बैठे हैं। जैसे जैसे रिएक्शन होगी इनकी कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम कम होती जाएगी, तो इनका रेट भी कम होता जाएगा। और COD बेचारे अभी कमजोर थे, अभी वो बने ही नहीं थे, जैसे ही बने वो बड़े होते गए, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो इनका रेट बढ़ता गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका रेट फॉरवर्ड का कम होता जा रहा है और जो बैकवर्ड है उसका टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, फॉरवर्ड का मेरा क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम, ठीक है, और बैकवर्ड का मेरा धीरे धीरे बढ़ा, और जिस पॉइंट पर दोनों बराबर हो गए इसी पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जहां पर मेरा रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होता है। उस क्या हुआ, ये हमारा है रेट वर्सेस टाइम। मतलब क्या हो गया, इसकी कंसंट्रेशन मेरी कम हो रही है, इसकी मतलब रेट, सॉरी, इसका रेट बढ़ रहा है और उसका रेट कम हो रहा है, और आगे जाकर जिस पॉइंट पर ये दोनों बराबर हो जाते हैं उसी पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, अब ये बात समझ रहे हो कि मेरी जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है वो कंप्लीट क्यों नहीं होती, क्योंकि एक टाइम पर जाके वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। इक्विलिब्रियम में आ गए तो भाई उसको कंप्लीट होने का मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेपर में कई बार आ जाता है। देखो ये मेरा क्या है,
फॉरवर्ड मैक्सिमम होगा स्टार्टिंग में, मतलब t0 पर मेरा मैक्सिमम रेट है फॉरवर्ड का। धीरे धीरे टाइम के साथ ये कम होता जाएगा, क्यों? क्योंकि ये और भी कम होते जा रहे हैं। अगर कम होते जाएंगे, बूढ़े होते जाएंगे, तो ऑब्वियस ही बात है उनका रेट भी कम होता जाएगा। तो ये धीरे धीरे कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, ठीक है। और रेट ऑफ जो बैकवर्ड है वो धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों रेट बराबर हो जाएंगे। अगर दोनों बराबर हो गए, ए और बी मिलकर सी डी बना रहे हैं, सी और डी मिलकर ए बी बना रहे हैं, तो उस टाइम पर दोनों का रेट बराबर। अगर बराबर हो गया, वो इकट्ठे मिलकर चलेंगे, ठीक है, मतलब कि बढ़िया दोस्ती हो जाएगी और वो आगे बढ़ जाएंगे। तो ये मेरा किसका रेट है? रेट ऑफ फॉरवर्ड। ये मेरा रेट ऑफ बैकवर्ड का। इस पॉइंट पर मेरा क्या हो गया? रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो ये मेरा ग्राफ किसके बीच बन गया? रेट वर्सेस टाइम के बीच। सर आगे क्वेश्चन जा रहा है, बराबर हो गया ना रेट, अब बदल नहीं सकता। अगर बदल गया तो इक्विलिब्रियम काहे का हुआ? वो बराबर हो गया ना, तुम जो मर्जी कर लो वो बराबर ही रहेगा। अब एक बात बताओ, जब मैंने पानी का यहाँ पर इनलेट डाला था, ठीक है, और जब ये 10 से निकल रहा है 10 से बाहर, हाइट तो कांस्टेंट ही हो गई थी ना, उसके बाद तो चेंज नहीं हुई थी। तो यहाँ पर अब रेट दोनों का बराबर हो गया, ठीक है, समझ गए? हमें बस ये समझना ये बढ़ रहा है, उसका शेप की बात नहीं करनी। बढ़ रहा है और डिक्रीज हो रहा है, वो तो मैथमेटिकली करते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो वो ऐसे ही डिक्रीज होता है। हाँ, एक्सपेरिमेंटली मान सकते हो, क्योंकि काइनेटिक्स में पढ़ते हैं हम, ठीक है। आगे बढ़े, लिख लिया रेट एनालिसिस, ठीक है। अब अगली हेडिंग डालो, कंसंट्रेशन एनालिसिस। अब ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, इसलिए पिछले वाले को मैंने 2-3 बार समझाया, ध्यान से समझना। ये वाली बात तो तुम्हारे माइंड में क्लियर है ना, कि जरूरी नहीं है कि दोनों 50-50% पे हो, ऐसा तो नहीं है ना। ये भी हो सकता है कि ए मेरा 80% खत्म हो गया फिर जाके इक्विलिब्रियम आया हो, ऐसा हो सकता है वो 70% खत्म हुआ तो इक्विलिब्रियम आया हो। तो फिक्स नहीं है कि 50 पे ही होगा, वो बात नहीं है 50-50 यहाँ खेलना है, 50-50 नहीं होता। अब ध्यान से सुनो, अब हमारा क्या कंसंट्रेशन एनालिसिस। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। मान लो मेरी ए और बी की रिएक्शन हो रही है, ठीक है, ये मेरा इक्विलिब्रियम है, मान लो, ठीक है, मान लो ये, मान लेता हूं मैंने ये 1 मोल लिया इसका, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होगा? कुछ भी नहीं, ठीक है। अब हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे, अभी हम किसकी बात कर रहे थे? रेट की। अब मैं 3 केस बनाता हूँ, यहां से मैं 3 केस बनाऊंगा, ध्यान से समझना। ये मेरा केस 1, ठीक है, ये मेरा होगा केस 2, और एक मेरा क्या होगा? केस 3। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो केस 1 में मेरा क्या हुआ, मेरा जो ए गिविंग बी था ना, ए जब मेरा 0.75 खत्म हो गया तो बी कितना बना होगा? 0.25। मान लो इस पॉइंट पर मेरा इक्विलिब्रियम आया, हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमारा कांस्टेंट होगी कंसंट्रेशन, हम समझ गए इक्विलिब्रियम हुआ। तो केस 1 मैंने क्या मान लिया? हमारी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर ये है, ठीक है। दूसरे केस पर आते हैं। दूसरा केस क्या होगा? मान लो ये मेरा इक्विलिब्रियम आया 0.5 ए था, ये कितना बना होगा? 0.5। तो मान लो अब मेरा एक केस बना जब मेरी ए की कंसंट्रेशन इतनी है, बी की इतनी, और मेरा तब इक्विलिब्रियम आया। तीसरा इसका उल्टा कर दो, तीसरे में क्या होगा? मान लो मेरा ए कितना बचा होगा? 0.25, ये कितना बना होगा? तो हमारे 3 केस बन गए कि इक्विलिब्रियम पर एक केस में ये, एक केस में ये, एक केस में ये, ठीक है। अब मैं इसके तुम्हारे साथ ग्राफ बनाऊंगा, तुम मेरे साथ बनाओगे, इतना नोट करो फटाफट, फिर मैं तुम्हारे ग्राफ बनाता हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। अब इधर ध्यान से समझना, अगर अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ, सब इधर देखो, अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, ठीक है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। मुझे बता दो, ए की कंसंट्रेशन पहले थी मैक्सिमम, ठीक है, कहाँ तक आई है? 0.75, यहाँ बांध थी मान लो, ठीक है। कैसा ग्राफ बना? ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन 0 थी पहले बी की, अब क्या हुआ? 0.25 तक गई। मेरा इक्विलिब्रियम कब आया? जब दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, मतलब यहां से मेरा, तो ये मेरा इक्विलिब्रियम का मतलब इस पॉइंट पर मेरा इक्विलिब्रियम आया जहां पर दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो गई। इस पर आओ, बाद में कंक्लूड करूंगा। यहाँ पर मैं यहां से चला, ऐसा बना, इसका जब बनाऊंगा नीचे वाले का, तो अब तीसरे का बनाते हैं। तीसरे में क्या होगा? यहां से चला ये, यहाँ पर दोनों ने मिलकर इकट्ठे चाय पानी पिया और ये ऊपर की तरफ निकल गया, ठीक है। तो मतलब क्या होगा? ये मेरा ए था, ये मेरा बी, ये मेरा ए, ये मेरा बी, ये मेरा ए, ये मेरा बी। यहाँ पर मेरा इक्विलिब्रियम कब आया? जब दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पर कब आया? जब दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट। एक इंटरेस्टिंग खेल है, क्या हुआ? हाँ, जहां पर वो कांस्टेंट हो जाएंगे, मीट नहीं, जहाँ कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट तभी हुआ ना, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है?
जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। अब ये हिल ही नहीं रही इससे, ना ये इससे हिल रही है, तो मेरा इक्विलिब्रियम आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर कांस्टेंट हुई है, कांस्टेंट तो यहाँ हुई है ना, क्यों, यहाँ पर जाके तो कांस्टेंट होगी। अब ये मेरा कितना हो चुका है, इसकी कंसंट्रेशन, इसकी मेरी हो चुकी है 0.75 और इसकी कंसंट्रेशन हो चुकी है 0.25, हो तो गया, इक्विलिब्रियम ही तो है। वो इक्विलिब्रियम एक तरह से बोल सकते हैं, यहाँ पर दोनों की 0.5 कंसंट्रेशन सेम हुई थी, इक्विलिब्रियम नहीं है। कहाँ से, ये वाले पॉइंट पर इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम हुई है, हमें कंसंट्रेशन सेम नहीं रखनी, कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करनी। यहाँ पर दोनों चीजें एक ही पॉइंट पर डिसाइड हो रही है, कंसंट्रेशन भी और हमारा इक्विलिब्रियम टाइम भी। हाँ, हमारा मेन मकसद है कंसंट्रेशन टाइम में कि हमें कांस्टेंट करना है कंसंट्रेशन को। वो यहाँ पर आके कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, इसमें यहाँ पर जाके हुई है, इसमें यहाँ पर जाके हुई है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखनी है, वही इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, रेट के लिए कभी भी कोई बोल देना रेट के लिए तुम्हारा ग्राफ ऐसा बन सकता है, तुम्हारा आंसर होगा नहीं। रेट के लिए हमेशा एक ही ग्राफ होता है। वो ग्राफ क्या होता है, जब एक बार दोनों का रेट बराबर हो गया, उसके कोई कायनात भी मिलके इसको बदल नहीं सकती। ठीक है, चाहे तुम शिद्दत से चालो लेकिन नहीं होगा। ठीक है, हमारा ग्राफ ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अगर तुमने छेड़खानी की तो तुम इक्विलिब्रियम ही छेड़ रहे हो, इक्विलिब्रियम ही हट जाएगा। हाँ बोलो, पहले वाला देखो, ग्राफ को बस देखो। अब मेरा इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी। अब ये 0.75 है, ये 0.25, यहाँ पर मेरा ए था 1 था स्टार्टिंग में, धीरे धीरे कम कम होके यहाँ पर वो पॉइंट ये हो गया 0.75। ये मतलब यहाँ पर कंसंट्रेशन होती है ना वाई एक्सिस पे, ये लाइन तो बस ये बता रही है कि यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम आ गया। नहीं नहीं, इसको ग्राफ को ना उधर ले जाओ भाई तुम, ये तो पूरा ही रब हो गया बेटा। ये ग्राफ का बस मैं ये बता रहा था, ऐसे ऐसे कि यहाँ पर मेरी कांस्टेंट हुई है, ग्राफ को नहीं उठा के ले गया मैं, इतनी औकात नहीं है मेरी मैं ग्राफ को उठा के ले जाऊं। ठीक है, तो इसको ये रब करूंगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी ये वाला पॉइंट। ठीक है, अभी इक्विलिब्रियम तुमने छेड़ ही दिया पूरा। ठीक है, तो ये मेरा ग्राफ ऐसा बन गया। इसमें मेरा ग्राफ कैसा बना, ये भी छिड़वा दिया। ठीक है, क्या हो गया, वो कोई भी हो, कंसंट्रेशन की बात हो रही है यहाँ पर, मोलैरिटी नहीं हो रहा। पूरे चैप्टर में एग्जांपल ही चलने बेटा। थर्ड पार्ट कैसे हो रहा है यार, तुम ग्राफ बनाओ ना, मैथ्स में कितने ग्राफ बनाते हो तुम, इस ग्राफ को ऐसा कोई सोच रहे हो केमिस्ट्री का ग्राफ है। अरे दोबारा बना रहा हूँ माते, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, सबसे पहले मेरी एक ही कंसंट्रेशन कितनी थी 1, मैं ऐसी तो बना रहा हूँ, कहाँ तक लेके जानी है 25 तक, तो मैं इसको नीचे जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, यहाँ पर आगे में 25 हुई। ठीक है, ये 25 है, यहाँ पर जाके अभी कांस्टेंट हो जाएगा, उससे नीचे तो जा ही नहीं रहा। अब मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इसकी 0.75 तक पहुंचना है, 0 से स्टार्ट होगा, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, यहाँ पर आकर ये तो 1 के पास ले गया मैं, थोड़ा नीचे कर दूं। ठीक है, ये मेरा बड़ा 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 और यहाँ पर आके मेरा कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, जहां पर दोनों बराबर हो जाएंगे। अब मैं सारी चीजें अभी जो पढ़े कंक्लूड कर देता हूँ, रुको। हमारा इक्विलिब्रियम आया है, हमें क्या देखना है, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, ध्यान से समझ लो, जिसको ग्राफ समझ नहीं भी आए वो ये वाली बात को ध्यान से सुनो। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होगा। ठीक है, और दूसरी बात कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, यही मेरा इक्विलिब्रियम की निशानी है और कुछ भी नहीं। जो ग्राफ बनाया उसमें मैंने यही चीज प्रूव की है। इसका ग्राफ बनाता हूं तो मेरा एक ही ग्राफ बनता है, इसके मेरे 3 बनते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन तो हमारी डिफरेंट डिफरेंट आ सकती है, लेकिन एक बार अगर रेट हो गया कांस्टेंट, उसके बाद वो बिगड़ नहीं सकता। ठीक है, उसको इतना भी घर जाके एक बार रिपीट करना, समझ आ जाएगा। नहीं, ये बात ध्यान रखना, ये इक्विलिब्रियम नहीं है, ये पॉइंट बस ये बता रहा है कि दोनों एक दूसरे से मिले, मतलब कि दोनों की 0.5 और निकल गए पतली गलती पकड़ के, वो हमारा इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है मेरी कंसंट्रेशन कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, और कुछ मतलब नहीं है इक्विलिब्रियम का। ये तो बस पॉइंट ये बता रहा है कि दोनों की एक पॉइंट पर मिले थे, उसके बाद भाई वो अपना अपने रास्ते निकल लिए, ये मेरा इक्विलिब्रियम नहीं होता। इक्विलिब्रियम मेरा तब होता है जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है। ठीक है, हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लिख लो सबसे पहले। अभी मैं तुम्हें बताया था ये बस क्लोज कंटेनर में होता है और प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, रिवर्सिबल, तो ही होता है। तो लिख लो इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड in reversible reactions, equilibrium can be attained in reversible reactions carried out can be attained, equilibrium can be attained in a equilibrium in a reversible reaction carried out in a closed container। अब एक मजेदार बात समझा रहा हूँ, पॉइंट लिखने के बाद समझना। Equilibrium can be attained in reversible reaction carried out in closed container। ठीक है, आप ध्यान से सुनो। हाँ, एक पॉइंट पर आगे होगा ना, जब अभी और पैदा ही नहीं हुए उनको कैसे इक्विलिब्रियम में ले आओगे? वो तो ऑब्वियस सी बात है, एक बार तो आगे जाएगा ना, उसके बाद ही स्टार्ट होता है। लेकिन ये नहीं है कि 10-15 मिनट बाद होएगा, थोड़ा सा भी बनेगा वो बैक आएगा। हाँ, पहले तो बनने तो दो भाई, तभी तो वापस आएगा, पैदा ही नहीं हुआ अभी। करण अर्जुन तभी तो बदला लेने आएंगे, पैदा होंगे जब। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना। ये क्या भाई? ठीक है, ध्यान से समझना। इधर मान लो मैंने इस कंटेनर में क्या किया, PCl5 लिया, तो तुम मुझे बता दो PCl5 कैसे एग्जिस्ट करता है। मान लो PCl5 लिया स्टार्टिंग में, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसका डिकम्पोज। ठीक है, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, सारे गैस होते हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, थोड़ी देर बाद जब मैंने स्टार्ट इससे किया, थोड़ी देर बाद जब मैं देखूंगा मेरा इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ चुका होगा और दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो चुकी होगी। ठीक है, इन तीनों की मतलब है। हाँ, नहीं, अब ध्यान से देखना, मैंने क्या लिया, मान लो PCl3 लिया प्लस Cl2 लिया। ठीक है, मैंने इन दोनों को कहा भाई तुम दोनों अपना बैठो मजे करो। थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा, PCl5 बना दिया इन्होंने। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पर, मैंने चाहे इससे स्टार्ट किया, थोड़ी देर बाद मुझे ये दोनों मिल गए। ठीक है, इक्विलिब्रियम में। जब मैंने इन दोनों से स्टार्ट किया तो भी मुझे ये मिल गए, दोनों इक्विलिब्रियम पे। मतलब क्या हो गया, मैं स्टार्ट कहीं से भी करूं, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, इक्विलिब्रियम तो आना ही आना है। समझ गए? तो पॉइंट लिख लो, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। और फिर ये बना लेना, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। मतलब कैसे भी आओ भाई, इक्विलिब्रियम तो आके रहेगा। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। लिख लिया? हाँ भाई 2 मिनट रुकूंगा, पेशेंस। हाँ लिखो, वो पॉइंट पहले लिख लेना, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है बेटा, स्टार्टिंग में तो देखो, मान लो पहले मेरा ये था 5, ठीक है, ये टूट के मान लो ये 3 बचा, ये 2 बचे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं अब इनको स्टार्ट करूंगा, एंड में इक्विलिब्रियम में ये 2 होंगे और ये 3 ही होंगे। ठीक है, हाल हम ये बात कर रहे हैं, इन द एंड मुझे यही चीज वापस मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़े। अगला पॉइंट देखो, ध्यान से समझना। मान लो मेरा एक ए है और एक बी है, ये बात वाली बात मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, फिर भी दोबारा समझा देता हूँ। मान लो मैंने 5 से स्टार्ट किया था, ठीक है, ये भी कुछ नहीं था, ये मेरा अब कितना बचा, मान लो 3 इक्विलिब्रियम पे। ये मेरा T0 की बात है और ये मेरा T इक्विलिब्रियम की बात है। ठीक है, मतलब इसके 3 मोल बचे, इसके 2 मोल बचे। उसके बाद इनकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता। इसका लॉजिकली सोचते हैं होता क्या, देखो, जब ए और बी टूट रहा था, ठीक है, ये 3 बना, 3 आगे और टूटेगा। ठीक है, मान लो 3 में से 1 मोल चला गया। ठीक है, ये कितना बन गया, 2 + 1। लेकिन भाई ये भी कम नहीं है, ये क्या होगा, पीछे आएगा, ये कितना कम होगा, -1। ये कितना हो जाएगा, +1। नेट क्या आ गया, सेम आ गया। मतलब कि ऐसे अचीव होता है। ये नहीं है कि रिएक्शन रुक गई है, रिएक्शन हो रही है, ये आगे टूटा और ये बना, फिर ये टूटा, ये बना, नेट तो मेरा अभी भी 3 और 2 ही रहा। तो लिख लो, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। मैंने पीछे बताया था ना, ये डायनामिक की निशानी है कि रुका नहीं है, ये 3 और 2 के बाद रुक गए, रिएक्शन चलती जा रही है, लेकिन ये है कि उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। दोबारा बताऊं, दोबारा बता देता हूँ, रुको दोबारा बता देते हैं। इसमें क्या, देखो, मान लो इक्विलिब्रियम पे ये 3 थे, ये 2 थे। ठीक है, ये ए है, ये बी देता था। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे ये 3 है, ये 2 है। ध्यान से देख लो, मुझे पता है रिएक्शन आगे चल रही है, तो इसमें से मान लो 1 मोल कम हुआ,
इसमें से कम हुआ तो वो कितना बनेगा, 1। लेकिन मुझे अच्छे से पता है बी भी ठहरने वाला नहीं है, वो कहेगा रिएक्शन तो मैं भी दे रहा हूँ, तू ज्यादा बड़ा ना बन। वो क्या कहेगा, मैंने एक कम किया, अगर ये कम हुआ तो ये बनेगा, तो मेरा नेट क्या आ गया, हाँ मतलब वहां से भी जा रहा है वहां से भी आ रहा है, तो नेट मेरा कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब डायनेमिक इन नेचर का मतलब ये है कि रिएक्शन स्टॉप नहीं हुई, रिएक्शन दोनों तरफ बराबर चलने लग जाती है। तो लिख लो, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, दैट इज, क्या हुआ, दैट इज none of the forward and backward reactions, that is क्या विशाखा, बस कंसंट्रेशन, हाँ कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, वही तो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम का मतलब कंसंट्रेशन कांस्टेंट, उसी का तो जाप कर रहा हूँ इतनी देर से। नन ऑफ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन स्टॉप्स, मतलब रुक नहीं रही, थम नहीं रही, शांति नहीं है उनमें, बट both are moving at the same rate, but both are moving at the same rate. Therefore no net change is observed. ये तो तुम्हारी पेट लाइन है, रिपीट। Chemical equilibrium is dynamic in nature, that is none of the forward or backward reaction stops, but both of them are moving at the same rate. इक्विलिब्रियम में तो, और इक्विलिब्रियम भी मतलब यही है कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी। ये तो मैंने एग्जांपल लिया 2 और 3 का, आगे जाके बहुत सारे, हाँ सब में यही होता है, हाँ ठीक है। दैट इज नो नेट चेंज इज ऑब्जर्व्ड, ये लिख लिया, ठीक है। और ये लिख लेना, ये वाली बात लिख लेना समझने के लिए, ये वाली बात भी लिख लेना, ये अंडा, इतना बड़ा अंडा, ये वाली क्या, जब मेरी रिएक्शन अभी स्टार्टिंग में नहीं हुई थी ना, तो मैं उसको 0 मान लिया, पूरे रिएक्शन में ये चल, पूरे चैप्टर में यही चलेगा क्या, हाँ लिख लो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, बताने तो आया था। बेटा अभी केमिकल इक्विलिब्रियम मैं तो तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ हाइपोथेटिकल बना के, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ना, तो जब तुम्हें न्यूमेरिकल्स मिलेंगे वहां पर तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि कांस्टेंट हो रहा है। अभी तो हम बस हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स ले रहे हैं ABCD करके, ठीक है। आगे लिखो, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, यहाँ पर हम एक्शन करेंगे थोड़ा, लॉ ऑफ मास एक्शन। या भी तुम थोड़ी देर में कहोगे सर ये तो मैं भी दे सकता था, मेरा नाम दे दो, बाय मी। हाँ तो ये भी तुम भी दे सकते हो। तुम मुझे बताओ, तुम्हें ये बात तो पता है ना, जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना मेरा अमाउंट है, ऑब्वियसली बात है, जितना मैं ज्यादा लूंगा उतनी मेरी दाल ज्यादा, खिचड़ी ज्यादा बनेगी, ठीक है, तो उतनी जल्दी मेरी बनेगी। तो रेट क्या हो गया, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सबको पता है। बस यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, उसकी जो स्टोइकियोमेट्री है ना उसको ऊपर लगा देना है, सरताज, उसका ताज बना के बिठा दो, तो तुम्हारा ये तुम्हारा क्या बन गया, इनडायरेक्टली लॉ ऑफ मास एक्शन। अभी क्लियरली लिखवाऊंगा, तो मैंने एग्जांपल दिया है, वहां पर बस हम कंसंट्रेशन की जगह इसका नाम एक और रख देते हैं, एक्टिव मास, ठीक है, काम वही करेगा जो कंसंट्रेशन का होता है, बस इसको हम जनरली एक्टिव मास बोलते हैं। अभी बताता हूँ क्यों, इतनी बात समझ गए। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि मेरा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास टू द पावर स्टोइकियोमेट्री, ठीक है, और उनका प्रोडक्ट करते जाओ। एक्टिव मास बोल दे रहा हूँ, हम ये एक्टिव मास यूज करेंगे, कंसंट्रेशन और वो फर्क बताता हूँ क्या होता है, अभी एक्टिव मास बोलेंगे, ठीक है, n टाइम्स नहीं होगा, n पावर जाएगा, ठीक है, लिख लो, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ द, आज थोड़ी थियोरेटिकल पार्ट है ना, कल दूसरा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा जब हम रिएक्शंस चलाएंगे। रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, is directly proportional to the product
ऑफ एक्टिव मास टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर या पार जो मर्जी बोलो, रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। दोबारा बोलता हूँ, द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मतलब क्या हो गया, लिखना क्या उसके आगे लिख लो। मान लो मेरा N1A है प्लस N2B है, वो मुझे मान लो प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो मेरा जो रेट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बताना, A टू द पावर N1 B टू द पावर N2, जहां पर मेरा A और जो B है वो एक्टिव मास है। अभी बताता हूँ होता क्या, कुछ भी नहीं है, बस डराने के लिए एक नाम दे दिया उन्होंने, एक्टिव मास ऑफ A एंड B है, ठीक है। एक्टिव मास ऑफ A एंड B मतलब A एंड B। अब एक बात बताओगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसको हटाते हो तुम फिजिक्स में कूद कूद के, ए क्या आता है कांस्टेंट, जिसको हमने क्या नाम दे दिया K इंटू A टू द पावर N1 इंटू B टू द पावर N2। तो मेरा रेट का एक एक्सप्रेशन बन गया, रेट इज इक्वल टू K A1 टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट B टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और यहाँ पर मेरा ये क्या है, रेट कांस्टेंट, ये क्या है मेरा रेट कांस्टेंट, ठीक है। सिंपल सा लो है, ये तो तुम खुद भी बना सकते थे, ठीक है। आगे से तुम्हारा नाम ले लूंगा कि तुमने दिया था। अब बात आती है एक्टिव मास क्या होता है, हाँ नोट करो नोट करो। क्या हुआ, हाँ देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पर किसका अधिकार, किसी का नहीं, जिसने दिया उसी का। दो मिनट और रुकूंगा अब मैं अपने अंदर स्थिरता ला रहा हूँ, इक्विलिब्रियम। क्या हो गया तो भाई एक दो बच्चों को इक्विलिब्रियम पे चाहिए ना, फिर वो चीखते हैं। कर लो, नोट कर लो, ठीक है। आज से मैं योगा स्टार्ट करूंगा, नहीं शाम को। लिख लिया, बोलो लिख लिया। टाइम हो गया क्या, 5 मिनट तो बहुत है, 7 मिनट तो बहुत ज्यादा है। मैं क्यों देखूं, तुम देखोगे उधर, मैं तुम्हें देखूंगा। क्या क्या बोल रहे हो भाई, उतरा हुआ चेहरा अपना तो ना बोल, तो खिलखिलाता हुआ बालक है, ठीक है। तब ध्यान से सुनो, मेरा जो एक्टिव मास होता है देखो कुछ भी नहीं है, गैस के लिए क्या यूज करते हैं हम, प्रेशर, ठीक है। मतलब कि हम कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर यूज करते हैं गैसेस के लिए, और अगर हमारा एक्वा सॉल्यूशन होता है तो हम उसके लिए कंसंट्रेशन यूज कर लेते हैं। मतलब क्या हो गया, अगर वो कंसंट्रेशन या मतलब एक्वा स्पीशीज दे रहा है तो हम एक्टिव मास हमारा नाम दे देंगे कंसंट्रेशन, अगर वो गैस दे रहा है तो हम उसको नाम प्रेशर से कर देंगे, ठीक है। उसका कितना प्रेशर है, मतलब कुछ भी नहीं था, एक्टिव मास यही चीज है जो हम पढ़ते हुए, बस एक नाम दे दिया उन्होंने योगी बाबा की तरह, और कुछ भी नहीं, ठीक है। देखो एक्वा स्पीशीज के लिए हम कंसंट्रेशन यूज करेंगे, एक्वा स्पीशीज के लिए, और गैसेस के लिए प्रेशर यूज करेंगे, ठीक है। गैसेस के लिए प्रेशर, लेकिन तुम्हें अच्छे से पता है P इक्वल टू nRT तो तुम लगाते ही हो गैसेस पे, ठीक है। तो मेरा क्या बन जाता है, P इक्वल टू CRT, पता ही है ना, N के नीचे V ले जाऊंगा तो C बन जाएगा ना। तो मतलब गैसेस के लिए मैं प्रेशर भी लगा सकता हूँ और कंसंट्रेशन भी लगा सकता हूँ, लेकिन एक्वा स्पीशीज के लिए खाली कंसंट्रेशन रहेगा। तो मतलब क्या होगा, कंसंट्रेशन में दोनों की जगह यूज कर सकता हूँ, गैसेस में भी और उसमें भी। जनरली मैं प्रेशर ही यूज करूंगा, ठीक है, जनरली प्रेशर यूज करूंगा, बाकी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्वा स्पीशीज को एक ही मौका देंगे, वो क्या है मेरा कंसंट्रेशन का, ठीक है। सॉलिड वगैरह की तो भी कहानी बताऊंगा, सॉलिड लिक्विड तो भाई महान इंसान होते हैं, उनका बताऊंगा, ठीक है। तो वो हम कल ही कर लेंगे, कोई नहीं।